नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। हम क्लास 11 के लिए बेसिक मैथ है, इसके पहले हमने पढ़ा था। और क्लास 11 के लिए नहीं, 12th के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस जो मैथ का एक पार्ट है, एक अलग तरह की मैथ है, एनालिटिकल ज़्यादा है ये। वही 10th तक आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा शायद। तो जो है ये क्लास 11th और 12th का पार्ट है। जो बच्चे मैथ लिए हैं या जो बच्चे मैथ नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये शायद बाद में आएगा। तो फिजिक्स, बिना कैलकुलस के फिजिक्स की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिना कैलकुलस के फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। तो इसको हम शायद दो पार्ट में देखेंगे। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, एक को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैलकुलस। ठीक है, इसके दो पार्ट मेनली। एक डिफरेंशिएशन पढ़ना है हमें, डिफरेंशिएशन। एंड सेकंड जो है इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है। तो हम इसको बेसिकली, हमें देखो फार्मूले में बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन करके दिखा दूं, वो अलग तरह का, ये मैथ में आप करेंगे। लेकिन हमें इसको फिजिक्स में यूज कैसे करना है, ये इस चीज को हमें समझना है यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल हमें फिजिक्स में यूज ही करना है। तो सबसे पहले मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे मैं बोलूं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके जो डिस्टेंस कवर है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर। मैं टाइम देख रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मान लो मैं एक फंक्शन लिख दूं, एक्स डिस्टेंस हो गया इक्वल टू 2t+1। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, अगर टाइम को अलग अलग पुट करेंगे, t=1 लेंगे, t=1 सेकेंड लिया, तो एक्स आ जाएगा कितना, 3। x3 आ जाएगा। t2 लेंगे, t को 2 लिया तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 2 या 4 +1 5। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे जो है डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम को, टी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे आप एरिया वगैरह निकालते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। तो जब लेंथ को चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा, विड्थ को चेंज करेंगे तो भी एरिया चेंज होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा ना। तो एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ पे। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा डिपेंडेंट क्वांटिटी और लेंथ हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो होप आपको डिपेंडेंसी समझ में आए। अलग अलग तरह की डिपेंडेंसी होती है, जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल में वहां पे चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है। लीनियर डिपेंडेंसी और क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी, इस तरह से। लीनियर का थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में यूज होता है लीनियर डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं। लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल लें, मान लो t=1 सेकंड लें, तो उसमें जो डिस्टेंस चली जाए, मान लो कुछ डिस्टेंस चला गया, फिर t उसका नेक्स्ट 1 सेकंड लें तो उसमें सेम डिस्टेंस अगर चली जाए तो हम उसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। ठीक है। जैसे मान लो मैं 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा हूँ, फिर अगले सेकंड भी 2 मीटर चल रहा हूँ, फिर अगले सेकंड भी 2 मीटर चल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय मी है वो टाइम के साथ लीनियर डिपेंडेंसी रख रहा है। ठीक है। तो लीनियर डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ से एक टर्म और मैं डिफाइन करता हूँ, रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी का सारा खेल है पूरे फिजिक्स में। क्योंकि कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन है या फिर कुछ भी हो, चेंज हो रहा है, तो उसका हम ये देख सकते हैं कि किस रेट से चेंज हो रहा है। इस बात को समझिएगा, किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब उसके चेंज होने का रेट क्या है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे यहाँ पे चेंज क्या हो रहा था? डिस्टेंस चेंज हो रहा था, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में
यूनिट चेंज लाएं। यूनिट मतलब 1 सेकंड का टाइम लें और उसमें देखें कि डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, तो वही चेंज को हम बोलते हैं रेट। रेट, आप दुकान पे जाते हैं, आपको मान लो 1 किलोग्राम चीनी खरीदना है, आप दुकानदार से रेट पूछते हैं तो वो 1 किलोग्राम चीनी का रेट बताता है। आपको जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक तरीका हो गया, थोड़ा सा डेली लाइफ से हमने जोड़ के एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब रेट को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में यूनिट चेंज लाएं, एक का चेंज लाएं, तो उतने में यूनिट चेंज में कितना चेंज हुआ डिपेंडेंट क्वांटिटी में, ठीक है। इफ इफ देर इज if there is unit change in independent quantity, in independent quantity, in independent quantity, then change in dependent quantity, in dependent quantity is called rate, ठीक है। अगर हम यूनिट चेंज करें डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे टाइम 1 सेकंड में देखें कितना चेंज हुआ डिस्टेंस, तो वो उसी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैलकुलस में, यहीं से कैसे हम कैलकुलस में एंटर करेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे। मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख दूंगा, dx बाई dt वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब कैलकुलस पे आते हैं। तो कैलकुलस की शुरुआत होती है कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है। अगर हम सबसे छोटा नंबर सोचें, एक मैथमेटिशियन से यूलर्स, अगर आपने सुना हो, एक नंबर होता है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है ई, यूलर्स ने दिया था और वहीं से शुरुआत हुई थी कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे छोटे नंबर की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी तुरंत दिमाग में आता है, माइनस इन्फिनिटी, लेकिन निगेटिव में नहीं बात करनी। सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, तो उसको यूलर्स ने डिफाइन किया कि dx बोलेंगे हम उसको, dx, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है। और dx को डिफाइन कर देता हूं मैं, अ, दोनों में यूज होगा। इट इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, जितना हम छोटा सोच सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ये सबसे छोटा पॉसिबल, जितना हमारी सोच, मतलब इसको यहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती ये। इट इज स्मॉलर देन, और इसके बारे में एक लाइन लिखें तो कितना छोटा है इसका अंदाजा आपको लगेगा। इट इज स्मॉलर देन, इट इज स्मॉलर देन एनी नंबर, smaller than any number that you can think of. You can think. ये उन सभी नंबरों से छोटा है जितना हम सोच सकते हैं। न्यूटन ने यहां तक तो कह दिया था कि इवन गॉड कैन नॉट थिंक अबाउट डीएक्स। डीएक्स इतना छोटा है कि गॉड भी, भगवान भी नहीं सोच सकते हैं इसको, तो हम कैसे सोच लें, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो डीएक्स के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा। डीएक्स क्या है? बहुत छोटा नंबर है, दुनिया का, ऐसा समझ लो दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। इतना छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते। न्यूटन ने जब बोल दिया कि जब भगवान भी नहीं सोच सकते, तो हमारी क्या औकात है उनके सामने कि हम इसके बारे में सोच सकें, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, और यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए हमें हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करना है, मान लो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला पता है, सिंपल, सबको पता होता है, ये लेंथ है ये विड्थ है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो रेक्टेंगल दिया गया है तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका यूज, डीएक्स का यूज करके एरिया कैलकुलेट करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा इस बात को। वाई एक्स, मान लीजिए एक लाइन आपको दिया है, इस लाइन को हम मान ले रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स दी गई है हमें। वाई इक्वल टू एक्स का मतलब जहां भी हम मान लीजिए एक्स वैल्यू गए, तो वहां पे वाई की वैल्यू सेम होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है गए, तो वाई भी यहाँ पे 2 मिलेगी आपको, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स का ये मतलब है। और ये डिस्टेंस आपको दे दी गई है ए, ए दे दी गई है। और ये एरिया हमें पूरा, ये एरिया कैलकुलेट करना है।
तो इसका ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, और आपने ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला भी पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर ये ए है तो y इक्वल टू एक्स पे जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ए है एक्स तो y भी यहाँ कंपेरिजन में ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया अगर हम ट्रायंगल से निकालें हाफ बेस इंटू हाइट तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू। अब इसी को मैं कैलकुलस से निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलस हेल्प करता है अलग अलग एरिया अलग अलग शेप का, जिसका हमें फार्मूला भी ना पता हो उनका भी एरिया हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए इस बात को, ध्यान से देखिएगा कैसे हम कैलकुलस का यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या कहा कि हमें रेक्टेंगल का फार्मूला पता है, एक पॉइंट में यहाँ लो, एक ऐसे स्ट्रिप लिया हमने, ये स्ट्रिप लिया। ठीक है, और हमने ये कहा अगर हम इसका एरिया निकालें, मान लो ये लेंथ है एक्स और ये है वाई, तो अगर इसका रेक्टेंगल का एरिया लगाएं, एक्स इंटू वाई करें, यहाँ पे एक्स इंटू वाई करें, तो आपको पता है अगर ये वाला वाई ले रहे हैं, ये आगे वाली लाइन की वाई ले रहे हैं, तो ये एरिया निकलेगा और ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया निकलेगा। और अगर हम ये वाला लाइन लेंगे वाई में, तो ये वाला इतना एरिया निकलेगा, ये हमसे छूट जाएगा, मतलब इतनी गलती हो रही है। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल मान के इसका एरिया निकाल रहे हैं तो एक्स इंटू वाई कर रहे हैं, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहे हैं, तो इसमें गलती हो रही है। अब इसी गलती को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए एक तरीका निकाला कि इस एक्स की लेंथ को, इस जो चौड़ाई है उसको हम कम करते जाएं, कम करते जाएं। जब कम करते जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, जब यहाँ लाइन थी, जब यहाँ लाइन थी तो इतनी गलती हो रही थी, जब यहाँ लाइन हो गई तो ये छोटी सी गलती हो रही है। दिख रहा है कि नहीं आपको? जब ये लाइन जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी उतनी ज्यादा गलती होने की संभावना है। जब हम इसकी विड्थ को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, गलती कम होती जा रही है। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने डी एक्स चौड़ाई ले लिया, डी एक्स। अब ये डी एक्स कितना है, याद करिए, अभी अभी बताया है, डी एक्स क्या है, ये इतना छोटा नंबर है, इतनी छोटी इसकी चौड़ाई है, इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये जब बहुत छोटा हो गया तो यहाँ के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये लेंथ हमने मान लिया वाई, ये वाई, और ये dx। अब ये dx इतना छोटा है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, y लंबाई गुणे चौड़ाई dx, y इंटू dx। अब इसी को अगर हम ऐसे पतले पतले स्ट्रिप dx में पूरे को तोड़ दें और उसका जो है समेशन निकाल लें, सम कर लें, जोड़ लें, तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ये एक लिखने का तरीका हुआ, अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। लिखने का पहले देखो, मेन काम है कैलकुलस में, जो हम फिजिक्स में जो एलिमेंट सेलेक्ट करना, dx को सेलेक्ट करना और किस वेरिएबल के फॉर्म में सेलेक्ट करना है, ये अगर आप सीख गए तो आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाने वाली है। नहीं तो अगर ये जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए फिजिक्स समझ ही नहीं सकता है। अगर एलिमेंट सेलेक्ट करना नहीं है, पढ़ने के लिए आप पढ़ लेंगे, आप अच्छे नंबर भी बोर्ड्स में ला लेंगे, लेकिन फिजिक्स की जो समझ डेवलप होनी है आपके अंदर, जब तक कैलकुलस नहीं समझ में आएगी तब तक नहीं समझ में आएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एलिमेंट सेलेक्ट करना आना चाहिए आपको। अब यही प्रोसेस है, क्योंकि इसका एरिया हमें पता है, लेकिन मैं फिर भी निकाल रहा हूं ताकि हम ये सिखा सकें आपको कि एलिमेंट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए, चेंज हो रही हो जो, वहां पे कैसे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसको हम क्या करेंगे, एन स्ट्रिप में ऐसे ऐसे करके बांट लेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए एन स्ट्रिप, और एन स्ट्रिप, एन स्ट्रिप में बांट लेंगे, और ये एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि dx इतना छोटा हम सोच भी नहीं सकते, तो इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में इसको बांट लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे कितने स्ट्रिप बनेंगी इसकी, कितनी स्ट्रिप बनेंगी, हमने कहा एन स्ट्रिप बनेंगी, एन स्ट्रिप, और ये टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है ए दी गई है, और एन स्ट्रिप बनी, एन स्ट्रिप बन रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आरएथ स्ट्रिप पे गए, कहाँ पे गए, आरएथ स्ट्रिप। ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट अभी मैं एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और देखते हैं ये ए स्क्वायर बाई टू आता है कि नहीं dx से, क्योंकि ये जो हमने की है ये आपको लग रहा होगा गलती तो इसमें अभी भी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये ऑब्लिक इस तरह से बेंड है ये लाइन, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, कितनी भी थोड़ी सी भी गलती होने का चांसेस है, लेकिन मैंने कहा dx इतना छोटा है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं,
और नहीं सोच सकते हैं तो अगर जिस बारे में सोच ही नहीं सकते, वहां पे गलती जो हो रही है उसके बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आना चाहिए एरिया यही। तो RF स्ट्रिप पे गए, एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी बताइए? ये टोटल डिस्टेंस ए है, ऐसे लिखूं मैं, विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप, विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप कितनी हो जाएगी? ए बाई एन बोल दूं मैं, एन स्ट्रिप में बांटा है, ए बाई एन। ठीक है, तो RF स्ट्रिप की आ, ये वाली डिस्टेंस क्या है? RF स्ट्रिप पे हम गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर मान लो फर्स्ट स्ट्रिप पे जाए तो फर्स्ट 1 × a/n, सेकंड स्ट्रिप पे जाए तो 2 × a/n, थर्ड स्ट्रिप पे जाए तो क्योंकि एक स्ट्रिप की चौड़ाई a/n है, तो जितनी स्ट्रिप लेंगे उतना इंटू a/n कर देंगे। तो RF स्ट्रिप हमने लिया है, तो r इंटू a/n ये चौड़ाई होगी। अब अगर x की वैल्यू r/a/n है तो y भी r/a/n होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताइए? y इक्वल टू एक्स लाइन है, जितना x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू होगी। अब इसकी अगर हमें, ये कितना है dx चौड़ाई का लिए, इस स्ट्रिप की, RF स्ट्रिप की हम एरिया निकलने जा रहे हैं, तो बहुत छोटा सा एरिया होगा, छोटे नंबर्स को अब आगे से ध्यान रखिएगा। अगर DA कहीं D लगा हुआ है तो समझ लिया बहुत छोटा एरिया है, तो DA है तो बहुत छोटा एरिया। कहीं पे वर्क डन हो रहा है, बहुत छोटे वर्क डन, बहुत छोटे टाइम में हम अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो DW लिखेंगे, और बहुत छोटे टाइम की बात करेंगे तो DT लिखेंगे। इस तरीके से स्मॉल नंबर के आगे हम अगर स्मॉल क्वांटिटी लिखनी है तो D लगा देंगे। तो DA एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसकी चौड़ाई dx और y इंटू dx, इसी को मैं इस तरह से y की वैल्यू लिख दे रहा हूँ r/a/n इंटू dx। और इसकी dx क्या है? इस स्ट्रिप की विड्थ है, चौड़ाई है, और ये चौड़ाई है विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप कितना है? a/n। तो dx यहाँ पे a/n लिख सकते हैं, r/a/n इंटू dx यहाँ पे a/n, क्योंकि a टोटल लेंथ हमें दी गई थी और एक स्ट्रिप कितनी स्ट्रिप है? n। तो एक स्ट्रिप की जो विड्थ बनेगी a/n बन जाएगी। तो DA कितना हो जाएगा? r/a²/n²। ठीक है, ये एक स्ट्रिप का एरिया निकला, छोटा सा एरिया निकला है हमारे पास। इसी तरीके से n स्ट्रिप है, तो हम टोटल एरिया जो होगा कितना हो जाएगा? पहले स्ट्रिप के लिए r/a²/n² इंटू 1, प्लस दूसरे स्ट्रिप के लिए r/a²/n² इंटू 2, तीसरे स्ट्रिप के लिए r/a²/n² इंटू 3। इस तरीके से nth स्ट्रिप के लिए r/a²/n² इंटू n। और n टेंस टू इन्फिनिटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिप के लिए a²/n², r को फर्स्ट स्ट्रिप लेंगे तो r यहाँ से हटा दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप के लिए देखो डी ए छोटा सा एरिया है, RF स्ट्रिप का हमने एरिया निकाला r/a²/n², तो पहले स्ट्रिप का एरिया 1 × a²/n², दूसरे स्ट्रिप का एरिया 2 × a²/n², तीसरे स्ट्रिप का एरिया 3 × a²/n²। तो r इसमें मत रखिएगा। अब जो है a²/n² कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। अब ये सीरीज का सम आपको आना चाहिए, कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ, a²/n², और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है n × n + 1/2, ये सीरीज का सम होता है। ठीक है, एक n से n काट दीजिए। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, देखिए कैसे। a²/2 लिखा मैंने, a²/2 इंटू a²/2, यहाँ पे क्या बचेगा? n+1 इसको आगे करें, अगर सॉल्व करें तो n से इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, a²/2 n में डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये इसमें 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/n। अब n क्या है? n टेंस टू इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि dx इतना छोटा है कि इसको बांटेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, और जब इन्फिनिटी से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको
1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल एरिया हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आप देखिए चाहे फार्मूले से निकाला था हमने ए स्क्वायर बाई 2, तो यहां से ये हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने dx चौड़ाई मान के इसका एरिया निकाला था, इसको रेक्टेंगल मान के लंबाई गुणे चौड़ाई किया था, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये 100% सही है, क्योंकि जो एरिया फार्मूले से आता है वही एरिया dx मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती होने के चांस नहीं। एक मिनट आप, चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको dx की कहानी समझ में आ गई होगी। इतना छोटा नंबर है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ओके, नोट कर लीजिए, फिर जो है हम रफ करते हैं इसको। हो गया, रफ कर दे। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं स्लोप। स्लोप आपने सुना होगा, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ी है तो वहां पे स्लोप सुना होगा। इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, हिंदी में परवड़ता बोलते हैं। स्लोप, ग्रेडियंट, परवड़ता। और अगर हम समझना चाहें ये क्या है, तो ये है झुकाव। किसका झुकाव? स्ट्रेट लाइन कोई दी गई है, हमें लाइन दी गई है ये, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से के झुकाव को बताती है स्लोप। अब इसी स्लोप को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। रेट याद है आपको? हम्म, चलिए, तो स्लोप यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल है, तो झुकाव की बात कर रहे हैं, कोई लाइन ज्यादा झुकी है, कोई कम झुकी हुई है, तो ये डिपेंड करता है थीटा पे। तो स्लोप जो है, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला वगैरह पढ़ा हो आपने 10th में, तो एम इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्स वैल्यू लिया और इसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू, ये वाई आ गई। तो tan थीटा आपको पता है क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? वाई बाई एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एक्स को चेंज कर रहे हैं वाई की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई जो है चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, रेट निकालना चाहें, रेट, रेट क्या होता है? अगर जो जिस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स है और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो एक्स को अगर 1 ले लिया जाए, इफ एक्स इक्वल्स टू 1, देन वाई की वैल्यू, इसको चलो y1 मान लेते हैं। ठीक है, देन वाई इक्वल्स टू y1, ये क्या हो जाएगा? रेट इसी को तो बोलेंगे। अगर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को 1 ले लें, यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, देन चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, चेंज कितना हो रहा है? यहाँ 0 था, यहाँ से यहाँ आ गया, ये यूनिट चेंज है। एक्स इक्वल टू मान लो यहाँ पे 1 आया, तो ये y1 का चेंज आया, तो y इक्वल टू yn, इसी को हम बोलेंगे रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x में। तो अगर x को 1 यहाँ पे रखें और y को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y1, ठीक है, ये y1 हमने लिया है, तो tan थीटा इक्वल्स टू y1। tan थीटा क्या है? स्लोप। अगर तो यहां से हम कह सकते हैं स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा रेट। ठीक है, अब धीरे धीरे हम कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को, आप धीरे धीरे दिमाग में बैठाते जाइए। क्या कहा हमने? स्लोप निकाला पहले, tan थीटा y1 अपन एक्स। आपने हाई स्कूल में 10th में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा स्लोप, शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पहले तो था, इस टाइम का पता नहीं मैथ में क्या है सिलेबस। तो स्लोप क्या है? रेट निकला है। अगर यानी कि अब हमें रेट निकालना हो किसी लाइन का, रेट, रेट मतलब वाई
जो है एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यूनिट चेंज में एक्स में यूनिट चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आएगा, इस बात को निकालना है। तो हम सिंपली क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई। और स्लोप हमें काम में आता है। तो अगर मान लो दो लाइंस हैं, इसको मैं y1 बोल रहा हूँ, इसको यहाँ के लिए y2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सेम चेंज करने पर किसी लाइन में कितना चेंज आएगा, ये कंपैरिजन करने के लिए, अगर दो लाइंस हैं, दो फंक्शन दिए गए हैं हमें, तो दोनों फंक्शन में अगर x में हम सेम चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा। यहाँ तक y1 ये पहले वाली लाइन का, ये y2 दूसरा, तो ये चेंज आ रहा है, तो स्लोप से ये कंपैरिजन करने में हमारे काम आता है। हो सकता है आपको ये चीज अभी ना समझ में आए, लेकिन आप ध्यान से देखते जाइए, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो स्लोप हमने समझ लिया। स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का सिंपल सा याद रखें झुकाव होता है। ये सारी चीजें ग्राफ वगैरह में जब बनाएंगे हम, तो बहुत काम आने वाली है काइनेमेटिक्स में। अब मान लीजिए एक हमने क्या किया, ग्राफ ले लिया। अब स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया है, ये भी चेंज हो रहा है ग्राफ। सपोज ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। अब इसका स्लोप निकालना है, तो अभी हमने कहा स्लोप तो हम स्ट्रेट लाइन का निकालते हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकालें। हम्म तो अगर इसे इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। इसी पॉइंट पे अगर चेंज निकालना है, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, टेंजेंट बनाते हैं, या फिर आप पहले ऐसे लिख लीजिए, एक इसको इस तरह से देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और इसको स्ट्रेट लाइन का निकालते हैं, तो इसको बहुत छोटा ले लिया। बहुत छोटा मतलब dx ले लिया। ठीक है, dx ले लिया तो बहुत छोटा है ये। अब इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो था, मान लीजिए x इनिशियल था, और ये जो है, चलिए x1 बोल दिया, ये वाली पॉइंट को x1 बोल दिया, और ये पॉइंट को x1 प्लस dx बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट x1 के रिस्पेक्ट में y1 था, और ये है y1 प्लस dy। ये बहुत छोटा है dx, मैंने बड़ा बना भले बना दिया है, लेकिन इस तरह से। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये मान लीजिए हमने, अब इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, थीटा। ठीक है, तो ये वाला, ये थीटा निकालें अगर हम, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस ये, और अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत छोटा सा बना है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। तो tan थीटा, ये डिस्टेंस कैसे आएगी, y1 प्लस डी वाई माइनस y1। ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो आएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y1 प्लस डी वाई माइनस y1। और x क्या आएगा, x1 प्लस डी एक्स, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हम बात कर रहे हैं, तो x1 प्लस डी एक्स में से x1 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा x1 प्लस डी एक्स माइनस x1। तो x1 प्लस डी एक्स माइनस x1 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई dx। tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा क्या आ गया, dy बाई dx। अब ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में हम इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही तो निकाला है कि एक्स में dx चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हुआ, और मैथ में बोलते हैं स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप एट एनी पॉइंट। तो ये क्या है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि अगर हमें कोई एक्स वर्सेज वाई, वाई वर्सेज एक्स कोई ग्राफ दिया है, फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ ड्रा किया जाए, और उसमें ग्राफ के किसी पॉइंट पे हमें रेट ऑफ चेंज निकालना हो, तो उस पॉइंट पे हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, आपने देख लिया, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अगर फंक्शन दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स, अभी मैं इसका फार्मूला वगैरह बात करूंगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आपने अगर सुन रखा हो तो डी वाई बाई डी एक्स, चाहे स्लोप निकालना हो, मैथ में हम स्लोप निकालते हैं, मैथ वाले टीचर ने आपको पढ़ाया स्लोप निकालने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का यूज करेंगे। और फिजिक्स में उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहां से हमने इसको लिख दिया। तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी, अगर वाई का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि उस अगर ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकालने तो हमें रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप नोट करते जाइए और इनको याद करते जाइए। अभी हम आएंगे, देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे कैसे काम आएगा इसमें। ठीक है। हम्म, चलिए, अब हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन जो है यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, और पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे चेंज हो रही है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हमें कह रहा है, आप ये बताओ, एक्स इक्वल टू, अब आ रहे हैं हम फिजिक्स पे, कैलकुलस को कैसे यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज कैसे यूज करेंगे ये देखने जा रहे हैं। 3 सेकंड पे आप स्पीड बताइए। 3 सेकंड पे आप स्पीड बताइए। एट 3 सेकंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड स्पीड बताना है। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर फंक्शन दिया है। तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछता एक्स इक्वल टू 3 सेकंड, तो यहाँ पे हम रख देते 3। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, एक्स इक्वल टू 9 मीटर हो जाता। 9 मीटर हो जाता डिस्टेंस, लेकिन स्पीड पूछ रहा है। तो अगर कोई ये इस तरीके से सोचे कि टी को हम पहले जब टी बराबर जीरो रखेंगे, टी बराबर जीरो रखे, मान लो अगर कोई इस तरीके से सोचता है तो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप सोच सकते हो। टी बराबर जीरो रखें तो एक्स बराबर जीरो, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया होगा, डिस्टेंस जीरो था। जब टी इक्वल टू 3 सेकंड रखा हमने, तो एक्स कितना आ जाएगा, 9 मीटर। 3 सेकंड पे 9 मीटर। तो मैंने, कोई ये सोच सकता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस चला है 3 सेकंड में 9 मीटर, और टाइम लिया है 3 सेकंड, तो 3 3 9, 3 मीटर पर सेकंड। अगर कोई इस तरीके से करना चाहता है, तो ये गलत होगा। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहले इसको समझिए, फिर और कैसे करेंगे फिर उस पर आते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहां से देखिए कि अलग अलग 1 सेकंड रखेंगे, टी इक्वल टू 1 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 मीटर। फिर 2 सेकंड रखेंगे, 2 सेकंड रखेंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। तो अगले सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, पहले सेकंड में 1 मीटर चला था, टी बराबर 1 सेकंड रखा तो 1 मीटर चला, और अगले सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, टोटल 4 चल रहा है। फिर ऐसे अगले सेकंड में और ज्यादा चल रहा है। तो इसकी जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट स्पीड होता तो हम 3 मीटर पर सेकंड बता के अपना काम चल जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेथड हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है हर सेकंड, हर हर मिली सेकंड में स्पीड चेंज हो रही है। तो इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है, आप सोचते हैं। हम्म फिर वही तरीका आते हैं सबसे छोटे। मान लीजिए यहां से हमने बहुत छोटे टाइम इंटरवल लिया। कितना छोटा लिया, कितना छोटा लिया, dt टाइम इंटरवल लिया, dt। अब इसमें जो है हमने माना कि स्पीड कांस्टेंट है, dt इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसके बारे में भगवान भी नहीं सोच सकते, तो हम कैसे सोचें। तो अब इस dt टाइम में कितना चेंज आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम निकाल लें। कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम निकाल लें अगर, तो जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। टाइम तो हमने ले ही लिया। हमने माना यहां से x इनिशियल डिस्टेंस था, और dt टाइम में जो चला, dt टाइम में ये थोड़ा सा और आगे इसके बढ़ेगा, ये वाले गैप, तो x इनिशियल प्लस dt, यही तो चलेगा। और सॉरी, हाँ, इसमें dt टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, dx, x इनिशियल प्लस dx डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चलेगा। ठीक है। तो अगर हम x यहाँ पे जो था आपका टी इनिशियल, x बराबर निकालें तो t की जगह पे अगर हम dt रखेंगे तो dt स्क्वायर हो जाएगा ये।
एक मिनट। अगर हम टी इनिशियल पे यहाँ पे बात करेंगे, टी इनिशियल पे तो टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से मान लीजिए टी टाइम लिया, ठीक है। तो अगर टी इक्वल टू टी पर हम बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। और टी इक्वल टू यहाँ पे ये इतना टाइम कितना लगा, डी टी टाइम लगा है, तो ये यहाँ तक आने में टाइम हो जाएगा टी प्लस डी टी, ठीक है। तो एक्स इनिशियल था टी स्क्वायर और एक्स फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, टी प्लस डी टी का स्क्वायर, ठीक है। एक्स फाइनल यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो अब टोटल एक्स जो चला है वो कितना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डी टी। एक्स फाइनल कितना है, टी प्लस डी टी का होल स्क्वायर, टी प्लस डी टी का होल स्क्वायर। और माइनस एक्स इनिशियल कितना है, टी स्क्वायर अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी टाइम लास्ट में पुट कर देंगे, आप चाहे तो टाइम 3 सेकेंड भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 3 सेकेंड की बात कर रहा है ना। चलो अभी टाइम लास्ट में पुट कर देंगे। तो इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस टू टी डी टी, यह आएगा माइनस टी स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि हम 3 सेकेंड में निकालना चाहते हो, टी इक्वल टू 3 सेकेंड रख सकते हैं, मैं लास्ट में रख दूंगा अपॉन डी टी। ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे dt से, तो ये बचेगा dt प्लस इसे dt कैंसिल हो जाएगा, 2t बचेगा, ठीक है। 2t बचेगा। अब यहां से dt के बारे में सोचते हैं, dt क्या है, dt बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा है कि इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2t। ये आगे स्पीड कितने पे हमें निकालनी है, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर हम निकालना चाहें, दिख रहा है यहाँ तक t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बात करें तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब आ गया हमारा एग्जैक्ट स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको समझ में आया। अब ये आया कैसे, इसी के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देख लीजिए कि अगर हम डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी कि डिफरेंस एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसी चीज को डायरेक्ट करने की क्या तरीका है, एक तो ये फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा, यहां से ये भी आप समझ सकते हैं। टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर को यानी कि dx बाई डी टी निकालें, dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, x क्या है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन, और x दिया है हमें टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दें डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। ध्यान रखिएगा जो भी फंक्शन ऊपर दिया है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एन एक्स पावर आगे आ जाती है और एन की पावर माइनस वन, टू आगे आ जाएगा, टी की पावर टू माइनस वन, वन हो जाएगा 2t। तो डायरेक्ट यहां से हम कर सकते हैं। अब ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला बन गया है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब मैं कुछ फार्मूले लिख देता हूं ताकि जो है, कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक, कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन के, आप उनको याद कर लीजिए। आपको थोड़ा बहुत यूज कैसे करना है, एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक पार्ट में और लूंगा कैलकुलस को, और वहां पे आपको इंटीग्रेशन को समझाऊंगा। तो थोड़ा सा फार्मूले वगैरह देख लेते हैं। बस सबसे पहले आता है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। क्यों जीरो होता है, कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा। ये क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज बताता है। तो अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ये वाला फार्मूला देख लेते हैं, डी ओवर एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट है एक्स टू द पावर एन के साथ, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर एन कितना हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर ए इंटू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से आप कुछ और फंक्शन के याद कर लीजिए, साइन एक्स का, जो कि ज्यादा यूज होते हैं,
डी ओवर डी एक्स आप साइन एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आता है कॉस एक्स। फार्मूला याद कर लीजिए आप। बाकी कैसे आया है एक का मैंने बता दिया है, उसी फार्मूले से 2t कैसे आया था, उसी तरीके से ये सारे फार्मूले बनाए गए हैं, आप निकाल सकते हैं, या फिर मैथ वाले टीचर से आप अपने पूछ लीजिएगा डेरिवेशन इन सब फार्मूलों का। तो अगर डी ओवर डी एक्स आप कॉस एक्स की बात करें, हम कॉस एक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है ये। एक फार्मूला और जो है आप याद कर लीजिए यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स समझते हैं, जो लॉग की बेस ई होती है, तो इसका होता है 1/x। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं, आप अपने बुक से या इंटरनेट से आप अपने नोट में लिखिए और उन फार्मूलों को याद करिए। मैं अगले लेक्चर में कुछ और बता दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था कैलकुलस का। अभी डिफरेंशिएशन भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन है। थैंक यू।